वेलकम टू यूनिक हिस्ट्री सेंटर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, मतलब दिखता कैसा है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखने से ही रिलेटेड होती है ज्यादातर, और किस शेप में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे किस फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो उसमें हम पहला क्या देखते हैं, कंडक्टिविटी। कोई भी मेटल है तो वो हीट और कंडक्टिविटी, ये अच्छा एक कंडक्टर होता है। तो जो भी मेटल्स होते हैं वो लगभग सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब वो हीट को भी अपने अंदर से अलाउ करते हैं पास होने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं। उसके बाद आता है डक्टिलिटी, जिसको हम तन्यता बोलते हैं हिंदी में। तो जो मेटल्स होते हैं उनके हम पतले वायर खींच सकते हैं, तो इसी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका प्रॉपर्टी आता है मैलिएबिलिटी। तो कोई भी मेटल का एक पीस है, उसको हम पीट करके एक सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। फिर सोनोरिटी, कोई भी जो मेटल्स होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक तरह की आवाज होती है। जैसे मंदिर में घंटी लगी होती है, तो जब आप बजाते हैं तो टन से वो आवाज करता है। अब लकड़ी का लगा देंगे तो टक से बोलेगा, तो अलग अलग साउंड करता है, तो उसको सोनोरिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है लस्चर। तो जो मेटल्स होते हैं वो उनके पास एक खास तरह की चमक होती है, कुछ नॉन मेटल्स के पास भी होती है, तो एक्सेप्शन हर जगह मिलते हैं। तो ज्यादातर की हम बात करें यहाँ पे जनरली, तो लस्चर जो उनकी चमक होती है। फिर अब हम ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज रहे। अब नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग हम सेकेंड चैप्टर में सारे के सारे पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से उन्हीं का रिवीजन करना है, एक नए फॉर्म में देखेंगे। टॉपिक सारे लगभग पिछले चैप्टर से मिलते ही रहेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। जब मेटल को एयर में जला दिया जाता है तो क्या होता है। अब केमिकल में यही पढ़ना है, जब जलाया जाता है तब क्या होता है, जब पानी मिलाया जाता है तब क्या होता है, जब एसिड फेंक दिया जाता है उसके ऊपर तब क्या होता है। तो जलाएंगे तो पता है क्या होगा, पानी मिलाओगे तो घुलेगा, और एसिड मिलाओगे तो अपना अलग ही रिएक्ट हो जाएगा। तो जब जलता है तब क्या होता है, तो ये ऑक्साइड फॉर्म करता है। और जब व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब पानी के साथ पानी मिला देते हैं तब क्या होता है, तो ऑक्साइड फॉर्म करता है तब भी। लेकिन अब जो ऑक्साइड, अब मेटल घुलेगा तो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, फिर उसके बाद जो ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होगा वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। तो ये दो स्टेप में होता है। अगर वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड है तो वो ऑक्साइड ही रहेगा, अगर वाटर सॉल्युबल है तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, और अगर नहीं है तो ऑक्साइड ही रह जाएगा। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम जब पहले स्टेप में घुलेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर से और पानी मिलाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। तो यहां से एक चीज हमको ये भी पता चला, जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ये भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, तो ये भी पढ़ के आए हैं। मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, याद होना चाहिए, चाबी है, चाबी। ठीक है, तो चाबी जितनी भी बोलूंगा वो कहीं लिख लेना, कहीं किनारे एक अच्छी सी जगह पे, चाबी सेफ जगह पे रखी जाती है, तो कॉपी के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी वो तुम्हारी मर्जी, और पता होना चाहिए चाबी ये है। तो चाबी क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। दूसरे मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ किस तरह से कोई मेटल रिएक्ट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हो क्या,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ, तो अगर उससे ज्यादा एक्टिव है तो हटा के बैठ जाएगा खुद, और अगर उससे कम रिएक्टिव है तो कुछ नहीं होगा, वो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ती है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, ये एक अरेंज्ड फॉर्म में मेटल्स को रखा गया है कि कौन कितना ज्यादा एक्टिव है, कौन कितना उससे कम है, कौन सबसे कम, और इस तरह इस फॉर्म में रखा गया है। मतलब कौन बिल्कुल टॉप पर है, तो जो सबसे टॉप पर होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा, जो उससे नीचे वो उससे कम एक्टिव होगा। ये एक पिछली वीडियो के एक क्लास में है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, तो वहां पे ये समझाया गया है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पे बताएगा वहीं पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसके नीचे उससे कम, उसके नीचे उससे कम, इस तरह से उनका ऑर्डर जो है वो घटता रहता है। तो उस हिसाब से अपना ये डिस्प्लेस्ड करते हैं। टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियरली सब एक एक चीज डिटेल में पूरा देखेंगे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज यही जो अभी बताया, तो इसकी जरूरत पड़ती है इसको पढ़ने के लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं, तो कुछ तो करते होंगे, क्या करते हैं? ये मेटल आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो अब आयनिक और कोवैलेंट क्या होते हैं? आयनिक फॉर्म कर रहा है मतलब कुछ तो मजबूरी रही होगी, इसकी मजबूरी थी या वैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो भी रहा हो। तो मजबूरी नहीं बोलेंगे, तो शायरी हो जाएगी मजबूरी। तो मेटल आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा और नॉन मेटल कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो इसके पीछे भी एक रीजन होता है कि क्यों ये आयनिक फॉर्म करते हैं और क्यों ये कोवैलेंट फॉर्म करते हैं। अब आयनिक और कोवैलेंट होते क्या हैं ये भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा ऑकरेंस ऑफ मेटल। ये जो कोयले की खान मिलती है, तो कोयले की खान अगर कोयले की नहीं मतलब मेटल की, कोयला तो एक नॉन मेटल हो गया, किसी भी मेटल की जो खान मिलेगी उसमें आपको प्योर फॉर्म कॉपर कहीं मिलेगा, तो कॉपर नहीं मिलेगा तांबा ले आके रख लो, तांबा मिलेगा अपने ओर्स के फॉर्म में, मतलब काफी सारे इम्प्योरिटीज उसमें मिली रहेंगी। और लोहा मिलेगा तो उसमें भी कई सारी इम्प्योरिटीज मिली रहेंगी, और कई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कोई सल्फाइड और होता है, ऑक्साइड होता है, अलग अलग होते हैं। उनके बारे में डिटेल में जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो नाम भी सबका अलग अलग होता है। फिर उसके बाद आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब जो हमको मिला था मेटल वो प्योर फॉर्म में नहीं था, तो अब उसको प्योर करना पड़ेगा। तो प्योर करने के लिए ये प्रोसेस आता है, तो उसमें हमको 3 स्टेप में पढ़ने हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब वही रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो सबसे नीचे हैं उनका एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, फिर जो मिडिल में आते हैं उनको किस तरह से ट्रैक करेंगे, फिर उसके बाद जो सबसे टॉप पर है। अब क्यों ऐसा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो सबसे नीचे होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो आसानी से अलग हो जाते हैं अपने ओर से, बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ जाते हैं। और जो मिडिल में होते हैं उनमें थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट लगता है, और जो ये ऊपर होते हैं इनमें सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है। तो इसलिए 3 कैटेगरी में यहाँ पे बना दिए गए। फिर उसके बाद रिफाइनिंग मेटल। अब मेटल्स को रिफाइन जो किया जाता है तो इसी से मिलता जुलता है वो, कि किस तरह से रिफाइन किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड हमारे पास आता है। फिर उसके बाद कोरोजन, ये भी 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, जब एसिड या फिर एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी होती है जब उस पर अटैक करती है तो वो धीरे धीरे कोरोड होने लगता है, तो उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। धीरे धीरे क्षय होने लगेगा, जैसे जंग लग जाता है तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन लगता है तो बचाओगे कैसे, तो कोरोजन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। अगर
कोई भी मेटल है उसके सरफेस का एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट कट गया तो वो कोरोड नहीं हो पाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग करके उसको बचा सकते हैं। तो ये मेथड ऑफ प्रिवेंशन हो गए, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से बचाने के तरीके हो गए, किस तरह से हम बचाते हैं। अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल का हम कंपेरेटिव देख लेते हैं। कंपेरेटिव पढ़ने से थोड़ा आसान रहेगा कि हाँ दोनों दिखाई पड़ेंगे हमको। हमारे पास अब फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण का एक चार्ट है मेटल और नॉन मेटल का। तो कंपेरेटिवली पढ़ने से ये फायदा होगा कि चीजें बिल्कुल माइंड में रहेंगी कि किस तरह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो मेटल में होती है नॉन मेटल में नहीं होती हैं, और कौन सी नॉन मेटल में होती है मेटल में नहीं होती हैं। तो जैसे पहला हम प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पे अलग अलग क्लासिफाई किया प्रॉपर्टी, और इसमें प्रॉपर्टीज को लिखा गया, इधर मेटल और इधर नॉन मेटल। तो प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं कंडक्टिविटी, चालकता, तो चालकता क्या लगता होता होगा। तो मेटल कंडक्टर होते हैं, करंट को फ्लो होने देते हैं अपने अंदर से, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। मतलब वो करंट को फ्लो नहीं होने देंगे अपने अंदर से, कुछ को छोड़कर। मतलब ज्यादातर ऐसा ही करते हैं, एक दो ऐसे होते हैं जो फ्लो होने देते हैं। तो उसमें कौन आता है, उसमें आता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है वो एक सुचालक होता है, मतलब जो पेंसिल की जो लीड होती है वो सुचालक होती है, उसमें से करंट फ्लो हो सकता है। फिर उसके बाद डक्टिलिटी, तन्यता देखते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु जो होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, मतलब भंगुर होते हैं, ये टूट जाते हैं। अगर आप जैसे तन्यता है तो इसको अगर आप तार खींचेंगे तो तार बन जाएगा, लेकिन नॉन मेटल का नहीं बनेगा, लकड़ी का तार थोड़ी बनता है। तो उसी गुण को हम भंगुरता बोलते हैं या ब्रिटल बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है मैलिएबिलिटी, अधातु वर्धनीयता। तो हम मेटल्स का एक टुकड़ा हो उसको पीट करके हम एक सीट में चेंज कर सकते हैं, एक चद्दर बना सकते हैं उसकी। चद्दर का मतलब लोहे की चद्दर जैसे होती है, तो वो चद्दर, चद्दर मतलब बिस्तर चद्दर नहीं। तो मैलिएबिलिटी, अधातु वर्धनीयता बोलते हैं उसको, एक सीट में कन्वर्ट कर देने की उसके प्रॉपर्टी को। नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है, लकड़ी को पीट करके उसका सीट नहीं बनाया जा सकता, टूट जाएगा वो। उसके बाद आता है सोनोरिटी, जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं हमारे पास। तो जैसे घंटी हो गई, या लोहे का अगर कोई सामान है, एक मेटल वो भी है, तो उसकी जो साउंड होगी वो नॉन मेटल से अलग होगी बिल्कुल। अब लकड़ी का ऐसा ऐसा बोलेगा, ऐसा ऐसा, तो नॉन मेटल। लेकिन अभी अगर ये लोहे का होता तो एक अलग साउंड आता। तो यहाँ पे सोनोरस होते हैं जो मेटल्स होते हैं, उनकी जो साउंड होती है वो एक डिफरेंट तरह की होती है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मेटल और नॉन मेटल में। फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। उनका जो गलनांक होता है और जो क्वथनांक होता है। तो गलनांक जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो जो मेटल्स होते हैं उनका जनरली हाई होता है, लोहा पिघलेगा लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका लो होता है। तो एक क्लासिफिकेशन, अब इसमें कुछ नॉन मेटल ऐसे भी मिलेंगे जिनका काफी हाई होता है, तो उनके अलग अलग। अच्छा, ये यहाँ पे एक नॉन सोनोरस, ये यहाँ पे डायमंड बल्कि इसमें रहेगा, ये सोनोरस जो उसका लस्टर होता है। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे छूट गई है, वो होनी चाहिए थी। ठीक है, सुन लो क्या होता है लस्टर। जो मेटल्स होते हैं वो उनके पास एक विशेष तरह की चमक होती है, जो नॉन मेटल होते हैं उनके पास वो चमक नहीं होती है। तो लेकिन कुछ जैसे डायमंड है हमारे पास या हीरा, ये नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, लेकिन इसके पास एक बहुत बेहतरीन चमक होती है। तो एक दो की बात अगर हम ना करें, एक दो को छोड़ करके बाकी जो सारे ज्यादातर होते हैं वो उनकी धात्विक चमक होती है, और अधातुओं में वो चमक नहीं पाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा था हार्डनेस, जो कठोरता होती है मेटल और नॉन मेटल की।
तो जो मेटल होते हैं वो जनरली कठोर होते हैं, ज्यादातर सॉलिड ही मिलेंगे, ज्यादातर मेटल। कुछ ऐसे मिलेंगे जो लिक्विड होंगे, जैसे हमारे पास पारा होता है, मरकरी, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। अब जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, तो ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है। लिक्विड फॉर्म में जैसे ब्रोमीन हो गया, तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और गैसियस फॉर्म में जो भी गैसेस हैं हमारी सारी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे, तो ये सब गैसियस फॉर्म के नॉन मेटल्स हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज का। अब ये तो एक थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। वहां पे जो चैप्टर आपका पूरा जो समझना है आपको, जो इस पे सही में पकड़ बनानी है, वो इसी पे, क्योंकि ये सब तो 7th 8th में भी पढ़ा दिया जाता है। अब यहीं से शुरू होगा, तो वहां पे आपका पहला चैप्टर का पहले चैप्टर की समरी आपको पूरी पता होनी चाहिए कि रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। तब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि पानी मिलाने पे क्या होता है, आग मिलाने पे क्या होता है, तेजाब मिलाने पे क्या होता है, यही देखना है बस 3-4। और इसमें भी हम 2nd चैप्टर में ज्यादातर चीजें पढ़ के आए हैं, तो आगे आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में अपना आगे का टॉपिक देखते हैं। और ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो, इसके लिए आपके जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको स्किप मत कीजिए, क्योंकि उनको स्किप करना थोड़ा सा नुकसान कर जाएगा आपको। तो ये एक कंटिन्यूटी जब बनी रहेगी तो यही आपको बनानी है, ठीक है। एक वीडियो देख के सब कुछ नहीं आ जाता है, तो कंटिन्यूअसली अगर आप चलेंगे, इसलिए हम लोग वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहे हैं। अगर आगे रिवीजन की बात होगी इस तरह से, तो हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल एक वीडियो में पूरा चैप्टर देंगे। लेकिन अभी अगर आप नए हैं बिल्कुल, तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और जब कंटिन्यूटी बन जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़ी बात नहीं है। इंटरनेट पे एक क्लिक पे पता नहीं कितनी इन्फॉर्मेशन आती है। सबसे जरूरी क्या है कि उनको कनेक्ट करके माइंड में रख पाना। जब आप एक दूसरे से चीजों को जोड़ लेते हैं, तो आप उसको रिटेन कर सकते हैं, अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट तो जो भी हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल और नॉन मेटल का, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अब यहां तक अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और फ्रेंड के साथ अपने शेयर करो।